चलो ध्यान दो, हमने लास्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा था एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या डिफरेंस है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या, विच कंटेन्स ओनरशिप। वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने से भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब क्या, शेयर सर्टिफिकेट या गाड़ी के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, जहां पे ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कौन ओनर है ये बनाने के लिए या बताने के लिए बनते हैं। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद में अगला कंसेप्ट है मर्केंटाइल एजेंट। ध्यान दो, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। सो मर्केंटाइल एजेंट मॉडल में 2.5 मर्केंटाइल एजेंट। व्हाट इज मर्केंटाइल एजेंट? एजेंट मतलब कौन होता है? एजेंट मतलब कौन होता है? Who is acting on behalf of others, जो किसी और के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए नहीं, जो किसी और के बिहाफ में काम कर रहा है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर में ऐसा होता होगा कि कुछ भी घर में कम पड़ा तो पेरेंट्स या बड़ा भाई बोलता है जा लेके आ, या आप छोटे भाई को बोलते होंगे, बराबर? जो भी है, यहाँ पे छोटे लोग कौन है? छोटे छोटे, जो सबसे छोटे घर में छोटे होता है कि नहीं होता है कि घर वाले बोलते हैं कि जा ओके क्या दूध लेके आ, ठीक है, जा ये लेके आ। तो ऐसा जो कहा जाता है, तो उस वक्त आप क्या करते हो? यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। ध्यान देना सभी, यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। तो उस वक्त भी आप ध्यान दोगे, ये निकाल दो क्लास में से, पढ़ा रहा हूं तो एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, पहले ही बोलता हूं। अदर टाइम पे बहुत एंजॉयमेंट चलती है, जब पढ़ा रहा हूं यहां पे मैं मतलब पागल हूं, चला रहा हूं। जब बोल रहा हूं तो बिल्कुल भी, जब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्लियर? अदर टाइम पे जोक चलता है, वो सभी चीजें ठीक है, बट यहां पे पढ़ना नहीं तो मत बैठो। क्लियर? तो यहां पे बेसिकली बात क्या होती है कि जो एजेंट है, ओके, एजेंट मतलब कौन? हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। भले वो पैसों के लिए काम कर रहा है या पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा हो तो उसे एजेंट कहा जाता है। मतलब इवन आप घर वालों के लिए काम कर रहे हो, मतलब पेरेंट्स आपको बोलते कि जाके शॉप से ये लेके आ, ठीक है, आप वहां पे क्या है कि कुछ सामान लेके आते हो और बोलते हो कि वो डायरी में लिख दो, अगर वहां पे पहचान होते हो, तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो जाता है कि वो पेमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? आपके पेरेंट्स, आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप किसके बिहाफ में आए थे? पेरेंट्स के बिहाफ में। तो एजेंसी मतलब क्या? एक्टिंग फॉर द अदर पर्सन। अभी यहां पे मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर शॉप में जाते हो, मतलब बाइक की शॉप होती है, पुरानी बाइक सेल करने की, तो वहां पे क्या करते हैं, जो एक्चुअल ओनर है वो बाइक छोड़ के जाते हैं मतलब उनके पास, और कहते हैं कि ये बाइक बेचनी है, ठीक है, तो ये बाइक बेचनी है। तो ऐसे केस में अगर बाइक बेचनी हो तो उस केस में क्या होगा? बाइक बेचनी हो तो उस केस में क्या होगा कि यहां पे जो पर्सन बाइक बेच रहा है उसको हमने सिर्फ अथॉरिटी दी, वो आपके बिहाफ में बेच रहा है। आपकी बाइक है, आपने रख दी, वो बेचेगा किसके बिहाफ में? आपके बिहाफ में। तो जो बेच रहा है वो कौन है? एजेंट है। एजेंट के लिए पैसे होने ही चाहिए ऐसा नहीं, एजेंट मतलब सिंपली हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। समझ आ गया? क्लियर? मतलब मैंने आपको पेरेंट्स का एग्जांपल दे दिया, आप कुछ लाने जाते हो तो उस केस में पेरेंट्स के बिहाफ में काम करो, तो आप कौन हो? आप कौन हो? एजेंट। क्लियर? एजेंट हो। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? आपके बिहाफ में आपका कोई भी काम करता है, ठीक है, जो भी हो, वो क्या कर रहा है? एज एन एजेंट। नहीं, किसी से कोई स्पेशल बात करनी हो, आपका दोस्त बोलता है ठीक है मैं बात करता हूं तेरे बिहाफ में, वो बात पहुंचाई जाती है, ठीक है, तो उस केस में वो बीच में जो पर्सन है वो कौन है? एजेंट। क्लियर? याद रखना। तो यहां पे मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? जो सच में बिजनेस कर रहा है, जो आपके बिहाफ में कोई गुड्स सेल कर रहा है, यू आर द ओनर बट ही इज सेलिंग, आपकी अथॉरिटी है उसे, तो उस केस में वो मर्केंटाइल एजेंट है। क्लियर? तो मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? देखो यहां पे, इट मीन्स एन एजेंट हैविंग in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods। अंडरलाइन करना, either to sell goods or to consign goods। authority उसके पास क्या है? authority। बाद में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, वन इज जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी।
जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है? अभी यहां पे देखो, ध्यान देना, प्रॉपर्टी मतलब क्या, इन शॉर्ट यहां पे लेके चलना है ओनरशिप। जनरली क्या प्रॉपर्टी का मतलब क्या लिया जाता है? ओनरशिप। ठीक है, तो ओनरशिप, और बेसिकली ओनरशिप मतलब क्या? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी जो उसमें वर्ड आता है, प्रॉपर्टी में दो टाइप की प्रॉपर्टी बनी, जनरल प्रॉपर्टी, अनदर इज स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप। तो स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए क्या कह सकते हैं? ये टेम्पररी राइट्स है। अगर मेरे पास ओनरशिप है तो मैं गुड्स बेच सकता हूं। ओके, ओनरशिप है तो मैं गुड्स बेच सकता हूं, प्लस मेरे पास टेम्पररी पीरियड के लिए, टेम्पररी रीजन की वजह से मुझे राइट्स मिल सकते हैं बेचने के। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, अपने एक लड़के से, आपकी कार है, कार किसके पास मॉर्गेज कर दी? बैंक के पास। तो जब तक लोन के पैसे वापस नहीं मिलते हैं तब तक वो कार बेचने के राइट्स किसके पास है? बैंक के पास है। समझ में आ गया? आप ओनर हो लेकिन अभी राइट्स किसके पास है? बैंक के पास। मतलब बैंक के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल। और आपके पास कौन सी है? जनरल। बाय बाय। एक ही चीज की जनरल प्रॉपर्टी एक के पास और स्पेशल प्रॉपर्टी एक के पास हो सकता है, हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी मतलब क्या? पूरा हक। ठीक है, पूरा हक। और स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? टेम्पररी। ठीक है, हो सकता है ना टेम्पररी। ठीक है, पूरा हक किसी और का है बट टेम्पररी कुछ, हाँ मतलब टेम्पररी हक किसी और का है। तो ये कब होता है? जब मॉर्गेज की जाती है एसेट, तो उस वक्त होता है। अभी आप देखो, ठीक है, वी कैन ट्रांसफर स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके देखो, अगर स्पेशल प्रॉपर्टी जो किसके पास है? बैंक के पास है, और आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दो जनरल। पहली बात तो क्लियर कर लो, जनरल प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओनरशिप सिंपली। और स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? टेम्पररी ओनरशिप। ऐसा हम समझने के लिए कहते हैं। अभी आप यहां पे देखो कि आप जनरल ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, यू आर ओनर, आप ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, आप ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त बैंक के जो राइट्स है वो अफेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपके पास गाड़ी थी, आपने किसी और को बेच दी, बैंक क्या करेगी? उसके पास जाएगी, वो गाड़ी लेके आएगी, बेच देगी। मतलब अगर आपने जनरल ओनरशिप ट्रांसफर भी की, उसके ऊपर स्पेशल प्रॉपर्टी थी, मतलब लोन था, तो ऐसे केस में किसका हक बनता है? बैंक का। तो भले आपने जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो भी स्पेशल प्रॉपर्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपने सोचा कि नहीं, एक काम करता हूं, बैंक मेरे पास लोन मांगने आ जाए, मैं उसे सेल कर देता हूं एसेट को, तो आपने किसी और को सेल कर दिया एसेट, बैंक क्या करेगी? उसके पास चली जाएगी। बैंक क्या करेगी? उसके पास चली जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस क्या है? ओनरशिप। ओनरशिप। तो गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर, और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर. It means the general property, right ownership of the goods, okay, and not merely the special property. तो यहां पे हम जब ओनरशिप की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? जनरल प्रॉपर्टी की. The property in the goods means general property, all ownership rights of the goods. Note that general property in the goods is to be distinguished from special. ठीक है, तो यहां पे मेन पॉइंट क्या है? अंडरलाइन कर लेना लगता है तो ठीक है, अंडरलाइन करना. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग may be in one person and special property in the same thing may be in another. अंडरलाइन करना किया. when an article is pledged, pledge का मतलब क्या होता है? मतलब मॉर्गेज और प्लेज में मेन डिफरेंस जो है, जनरली प्लेज में गुड्स जो है वो गिरवी रखे जाते हैं, उसका पोजीशन दिया जाता है. गोल्ड लोन ये क्या है? प्लेज. क्योंकि गोल्ड लोन में क्या होता है? गोल्ड हम रख देते हैं उनके पास. ठीक है, और मॉर्गेज में क्या होता है? कार अपने पास ही रहती है, लोन जिसने लिया उसके पास रहती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहते हैं. प्लेज का मतलब क्या है? वहां पर लिख देना गोल्ड लोन, लिख देना गोल्ड लोन, लिखा है. हाँ, द जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यूइंग टू रिमेन विद अनदर पर्सन.
स्पेशल प्रॉपर्टी कौन से केस में? गुड्स क्या किए? प्लेस्ड। गुड्स क्या किए? प्लेस्ड। गुड्स क्या किए है? प्लेस्ड। ठीक है, कोई डाउट? नो? डन। ओके, आगे इंसॉल्वेंट। क्या इंसॉल्वेंट कब कहा जाता है किसी पर्सन को? अनेबल टू पे हिज डेब्ट। कैसे पता चलता है ही इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट? लायबिलिटी। ओके, ऐसा पढ़ा है बुक में कहीं पे या खुद की डेफिनेशन बना ली? ओके, खुद की डेफिनेशन बना ली। ठीक है, तो लायबिलिटी इज हायर देन एसेट, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये तो जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा मिलेंगे जिनकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। क्लियर? क्योंकि उन्होंने क्या किया? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, खर्च किए, तो लोन लिया, बिजनेस में पैसे खर्च किए, गुड्स बेच दिए, पैसे आने बाकी, तो उनके पास एसेट क्या है? कुछ परचेस नहीं की। तो ऐसे केस में वहां पे क्या कि ये क्राइटेरिया नहीं है। पहला जो था पर्सन इज अनेबल टू पे डेब्ट, दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट है, पर्सन इज अनेबल टू पे डेब्ट। बट किसी के पास एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो अनेबल टू पे डेब्ट नहीं कह सकते कि वो पैसे वापस नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकते। मतलब मान लो किसी ने लोन लिया 10 लाख, ही इज अर्निंग मंथली 2 लाख रुपीज, उसके पास कोई भी एसेट नहीं है, पर्सनल लोन लिया शादी के लिए, शादी धूमधाम से करने के लिए, बाद में क्या? धामधूम। ठीक है, तो उसके लिए, धामधूम के लिए, ठीक है, धूमधाम धामधूम जो भी है, हाँ, उसके लिए उसने कितना लोन ले लिया? 10 लाख खर्च किए ना, बट हिज मंथली इनकम इज 2 लाख। वो इंसॉल्वेंट है? नहीं। क्यों होना चाहिए ना? उसकी तो एसेट कम है ना। अगर उसके पास एसेट कम है बट ही इज एबल टू रीपे। ठीक है, 12th में 11-12 में आपको ऐसा ही बताया जाता है, जिसकी एसेट कम है लायबिलिटी ज्यादा है जनरली। ठीक है, बट उससे अगर इंसॉल्वेंट डेफिनेशन बनता तो यहां पे अपने इंडिया के 50% लोग इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। क्योंकि लोन लेते हैं ना, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर घर पे किसी की शादी है, आपके घर पे भी कभी लोन लिया होगा, शादी है, वो शादी में खर्च हो गए पैसे, इसका मतलब उनके ऊपर लायबिलिटी ज्यादा, एसेट कम है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, अभी इंसॉल्वेंसी की चीज कैसे होती है कि आप अगर क्रेडिटर को रिपेमेंट नहीं करते हो, इनकेस आप अगर क्रेडिटर को रिपेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा? क्रेडिटर्स को रिपेमेंट नहीं करते हो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे? डायरेक्टली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, मतलब भगवान आ गया, आप इंसॉल्वेंट हो, तथास्तु। ओके, हाँ, वो क्रेडिटर क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को बताएगा कि ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्ट उसे वार्निंग देगा कि पैसे दे दो, एक टाइम दे देगा, इस टाइम में पैसे मिलने चाहिए, बट ही इज नॉट रिपेइंग द लोन, या ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आ गए, तो कोर्ट चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उस वक्त उनको पता चलेगा कि ही इज अनेबल टू पे द डेब्ट, और तब जाके उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा। समझ आ गया? इंसॉल्वेंट मतलब क्या? ही इज पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब लोन जो है वो पे नहीं कर सकता। समझ आ गया? ठीक है, तो प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन ऑफ फॉर सेल ऑफ गुड्स, जो पैसे मिलने वाले। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी मतलब क्या होती है? स्टेट ऑफ कंडीशन, मतलब गुड्स कैसे कंडीशन में है, ठीक है, उसे क्वालिटी कहा जाएगा यहां पे। अभी ये तो हमने पढ़ लिया, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब क्या? अकाउंट में भी आज मैंने बता दिया, इस जन्म में मेरा सेल हो चुका है और अगले 6 जन्म का एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, याद है ना? ठीक है, अकाउंट में मैंने बताया ना, अभी इस जन्म का मेरा सेल हो चुका है और अगले 6 जन्म का एग्रीमेंट टू सेल है। मतलब क्या? फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ऐसी आज एग्रीमेंट बनाते हो तो एग्रीमेंट टू सेल।
और आज ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई या ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये क्या है? सेल। समझ आ गया? 7 जन्म का रिश्ता हो गया, सुना होगा ना, ठीक है। तो हर क्या बोलते हैं उसे कि हर कौन से दिन अपने यहाँ पे वट पूर्णिमा या दूसरा क्या होता है, करवा चौथ, उस दिन वहां पे वो रिन्यूअल होता है ना अगले सालों का, अगले जन्म का, ठीक है। अरे यहां पे वो हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, वहां पे बीवी बोल रही है कि हाँ 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 हाँ, ठीक है, 7 जन्म 7 जन्म 7 जन्म, ठीक है। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं एक ही जन्म बस हो गया, एक ही जन्म बस हो गया, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ ओके ये हाँ हाँ हाँ, कोई अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा ही चल रहा है सब, ठीक है। तेरा क्या इंटरेस्ट है क्या मुझ में? हेलो, डायरेक्टली ऑफर ही दे दी उसने आपका क्या, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। पहले ही मैंने बोला है कि हंसी मजाक चलता है क्लास में, ठीक है, बुरा मत मानना, और कभी आपको बुरा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ, पर्सनल बातें कहाँ पे क्लास में पूछते हो, लॉ चल रहा है आप कहाँ पे, हाँ पर्सनली आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि वहां सामने से इंटरव्यू लिया जाए, हाँ सर बोलो बोलो क्या है, ठीक है। और आज सर ने कहा, ठीक है, बाद में न्यूज में आता है ना, ठीक है, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, आज रोहन सर का बड़ा बयान, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, तो मैं कोई आंसर नहीं देता हूं। तो चलो ओके, तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, उसमें सेल मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी, ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या है, सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन फ्यूचर, क्लियर। तो यहां पे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, ये पढ़ा है ना, अंडरलाइन करा, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, याद है क्या, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट कंडीशन, लिख देना, एब्सोल्यूट मतलब क्या, विदाउट कंडीशन, ओके। और कंडीशनल मतलब क्या, याद है मैंने बोला था, प्रोसीजर बताई थी और नीचे कंडीशन, कंडीशनल सेल का बताया था। कंडीशनल सेल के लिए क्या चाहिए, कंडीशनल सेल के लिए क्या चाहिए, क्या रेगुलर प्रोसीजर भी कंप्लीट करनी है और कंडीशन भी फुलफिल करनी है, क्लियर, ओके। तो ये हमने पढ़ा था, ये आगे डिटेल में बताइए, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल का, ठीक है। सो where under contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer, the contract is called as sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called as an agreement to sell. फ्यूचर में ट्रांसफर होने वाला हो तो एग्रीमेंट टू सेल, अभी ट्रांसफर हो गया तो सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। और अभी एग्रीमेंट तो बना ली, वो सेल कब बनता है, एग्रीमेंट बना ली कि फ्यूचर में सेल करेंगे, एग्रीमेंट बना ली फ्यूचर में सेल करेंगे, फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो वो सेल कब बनता है, मतलब एक तो जिस वजह से वो पेंडिंग था, शायद से कुछ कंडीशन पूरे होने थे, गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया था या पैसे नहीं आए थे, जो भी चीज की वजह से वो पेंडिंग था, वो चीजें पेंडिंग कंप्लीट हो गई, तो वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, क्लियर, ठीक है। आगे, A contract for sale of goods may be either sale or agreement to sell. तो सेल मतलब क्या, इन सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, अंडरलाइन करना, इमीडिएटली, इमीडिएटली। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, अंडरलाइन करना, ownership of the goods is not transferred immediately. It is intending to transfer at a future date upon completion of certain condition. फ्यूचर में होगी, कुछ कंडीशंस पूरे होने के बाद में, गुड्स रेडी नहीं है, और क्या हो सकता है, गुड्स सिलेक्टेड नहीं है, गुड्स के पैसे मिलने के बाद में ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, ऐसा कंडीशन है,
तो उसके बाद में वो ट्रांसफर होगी। एग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। सो व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, ठीक है, तो क्या टाइम इलैप्सेस, अंडरलाइन करना, और कंडीशंस आर फुलफिल्ड। There must be at least two parties. There must be at least two parties. Elements सेल में क्या होना चाहिए, सेल लेने देने के लिए दो पार्टी चाहिए ना, ऐसा कैसे होगा, खुद ही खुद को दे दे, ठीक है, पॉसिबल। तो सेल के लिए क्या चाहिए, मिनिमम टू पार्टी चाहिए। सेल के लिए क्या चाहिए, मिनिमम टू पार्टी, एक जो गुड्स देगा, लेगा देगा, या फिर दूसरा जो है वो पैसे कंसिडरेशन देगा, ठीक है। कुछ गलत बोला क्या, नहीं, लेन देन होने के लिए दो पार्टी चाहिए, क्लियर, याद रखना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स, उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, लेन देन किसका, सिर्फ गुड्स का, एसेट का नहीं, क्लियर, समझ में आ गया। कोई भी एसेट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट में जाता है, ठीक है। अगर आप कोई लैंड ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए अलग एक्ट है, अलग लॉ है, क्लियर। इस वजह से क्या होना चाहिए, गुड्स, और गुड्स का मीनिंग क्या है वो तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें क्या आता है, शेयर्स आता है, बाद में क्या आता है, ग्रास, क्रॉप्स, ठीक है, एनीथिंग अटैच टू अर्थ विच विल बी सीवियर्ड, सेपरेटेड, ठीक है। तो प्राइस किस में होनी चाहिए, मनी, नॉट इन काइंड, अंडरलाइन करना, प्राइस कितनी होनी चाहिए, मनी, नॉट इन काइंड। हाँ, आप एक्सचेंज करते हो तो पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड चल सकता है, वहां पे लिख देना पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड इज अलाउड, लिख देना पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड अलाउड। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेलर टू बायर होना चाहिए। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्री कंसेंट, कैपेबिलिटी, वो सभी चीजें होनी चाहिए, कैपेसिटी। तो बोलो क्या क्या एलिमेंट्स है, बोलो एलिमेंट्स क्या क्या है, टू पार्टीज, ठीक है, क्या उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए, गुड्स, गुड्स के बाद में गुड्स के बदले में क्या मिलेगा, प्राइस, ठीक है, मतलब प्राइस मतलब इन मनी, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड, अलाउड है क्या, यस। कंप्लीटली इन काइंड नहीं, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, बार्टर। अगर कंप्लीटली काइंड में दिया जाए तो उस केस में क्या है, बार्टर, ठीक है। और आगे उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओनरशिप, ठीक है, वहां पर लिख देना सब्जेक्ट मैटर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर मेन मैटर, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओके। और एब्सोल्यूट या कंडीशनल भी हो सकता है, एंड सभी इसेंशियल पूरे होने चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, क्या है डिस्टिंक्शन, सेल मतलब क्या, बोलो, इमीडिएटली, अंडरलाइन करना, इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, अंडरलाइन करना, फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है सेल के केस में, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, हो गया, कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, पास्ट, ओके, दिस इज डन, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मतलब क्या, होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में कुछ पेंडिंग हो तो उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटरी, और कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका हो तो एग्जीक्यूटेड। आगे नेक्स्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच, seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property, okay। सेलर देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और सेल हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा मतलब क्या, प्राइस नहीं मिली, यही हो सकता है ना। सेल हो गया मतलब क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो केस कर सकते, गुड्स ले सकते हैं क्या, नहीं, अभी गुड्स उसके है, दूसरों की चीजों पे हाथ नहीं डालते, याद रखना, क्या दूसरों की चीजों पे हाथ नहीं डालते। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मतलब क्या, ये चीज किसकी है, दूसरों की, हाथ डालना है क्या, नहीं डालना है, ठीक है। तो ऐसी केस में क्या करना है कि ये जो गुड्स है वो उसके है, सिर्फ केस कर सकते हैं,
हाँ पैसे दे दो, उतना ही केस हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? मतलब ये चीज किसकी है? अपनी है। हाथ डाल सकते हैं क्या? यस, अपना ही है। क्लियर? हंस क्यों रहे हो? हाँ, ध्यान दो। चलो, अरे सही बात बोल रहा हूं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मतलब वो चीज उसकी है, दूसरों की है, दूसरों की चीज पे हाथ नहीं डालते, ठीक है? और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, एग्रीमेंट टू सेल है मतलब अपनी है, जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? गुड्स उसके पास गए थे, वापस ले सकते हो अगर ओनरशिप आपके पास है तो। क्लियर? तो यहां पे देखना, द सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस, और एग्रीमेंट टू सेल में द एग्रीड पार्टी कैन sue फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस, ठीक है? अनलेस द प्राइस वॉज पेएबल एट द स्टेटेड डेट। क्लियर? आगे, लायबिलिटी सेल हुआ ही नहीं तो प्राइस किस चीज के मांग रहे हो? प्राइस तो भी मांग सकते हैं जब सेल हो गया। और गुड्स अगर मान लो कि क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल में, ये एग्रीमेंट सेल ऑन अप्रूवल सेल ऑन अप्रूवल, ये सेल होता है कि एग्रीमेंट टू सेल होता है? आगे जाके बेचेंगे कंडीशन, अगर उस हमें पसंद आ गया तो ये एग्रीमेंट ही है ना। समझ में आ गया? तो उसके पास गुड्स है तो हम गुड्स वापस ले सकते हैं क्या? सेल ऑन अप्रूवल में ले सकते हैं क्या? यस, क्योंकि सेल नहीं हुआ है। क्लियर? आगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टी, सेल होने के बाद में अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गए, किसकी लायबिलिटी है? सोच के, अरे ओनर 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 कौन है? बायर की सेलर है? ओनर की लायबिलिटी, करेक्ट है। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, अभी ये ओनरशिप किसके पास है? बायर, तो किसकी रिस्क है? बायर। और एग्रीमेंट टू सेल में किसकी रिस्क है? सेलर। आगे, नेचर ऑफ राइट, burden of risk of loss is that of buyer since risk follows ownership, and agreement to sell में क्या होता है? risk of loss is that of the seller. nature of rights creates just in rem, क्या होता है just in rem? वहां पर लिख देना राइट अगेंस्ट गुड्स, ठीक है? राइट अगेंस्ट गुड्स, एक बार गुड्स की ओनरशिप मेरे पास आ गई ना तो मुझे उस गुड्स के ऊपर हक है, उसे कोई टच नहीं कर सकता, वो अपने गुड्स है। क्लियर? उस गुड्स के ऊपर अपने राइट्स आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है जस्ट इन रेम। और जस्ट इन पर्सनम, सोनम मत पढ़ना, पर्सनम, हाँ, जस्ट इन पर्सनम, हाँ, ठीक है? जस्ट इन पर्सनम मतलब क्या? यू विल हैव राइट ओवर पर्सन, मतलब जान दो कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी परचेस की, प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी सेल हो गया, बन गया। अभी वहां पे सेलर आके रहना चाहता है, उस प्रॉपर्टी पे सेलर आके रहना चाहता है, आपने क्या किया था? सेल हो चुका है, तो वो रह सकता है वहां पे? नहीं, मतलब आपको उस चीज के ऊपर राइट है ना। समझ लो, बात को समझ लो। मैं एसेट का एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि गुड्स का एग्जांपल देखना है, बट आपको कंसेप्ट समझनी है क्या होता है जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम। मतलब मुझे उस चीज के ऊपर राइट है कि नहीं, ये मेरी चीज है, कोई इसे मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में किसी के पास इसके राइट्स नहीं, मेरे पास है। समझ आ गया? लेकिन उसने एग्रीमेंट टू सेल किया, सेल नहीं हुआ। एग्रीमेंट टू सेल हुआ, सेल नहीं हुआ, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हक दिखा सकते हैं क्या? नहीं, सेल हुआ ही नहीं ना, अपने नाम पे गुड्स आए नहीं ना, तो हम ये हक दिखा सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं कि तुमने कमिटमेंट दी फिर भी वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं की। मतलब अभी जो राइट है वो किसके ऊपर है? पर्सन के ऊपर। सोनम नहीं, पर्सन, आगे का मत बोलो, हाँ, पर्सन मतलब पर्सन यहां पे, ठीक है? मुझे पता है, मैंने कल कुछ तो भी बता दिया इस वजह से वो बातें, हाँ, ठीक है? कल आपके बैच में बताया था, हाँ, करेक्ट, हाँ। तो समझ में आ गया क्या है? अगर गुड्स की ओनरशिप आ जाती है तो पूरा हक मुझे किसके ऊपर है? गुड्स के ऊपर। और गुड्स की ओनरशिप नहीं मिलती है तो पर्सन के ऊपर। समझ में आ गया? कोई डाउट है? आगे, नेक्स्ट, राइट ऑफ रीसेल।
द सेलर कैनॉट रिसेल द गुड्स. एन एग्रीमेंट टू सेल, सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद सेलर. क्लियर. अभी सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट. सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट. सेल एंड हायर परचेस का क्या होता है? हायर परचेस, हायर परचेस क्या है? हायर परचेस सेल एग्रीमेंट टू सेल समझा है. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के कंपोनेंट क्या है? गुड्स, प्राइस, सब्जेक्ट मैटर क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर. बराबर. और क्या होना चाहिए? प्राइस किसमें होनी चाहिए? मनी. पार्टली इन कैश, पार्टली इन गुड्स चलेगा. यस. क्लियर. कंडीशनल हो सकता है या फिर एब्सोल्यूट भी हो सकता है, ये भी हमने देखा. उसके बाद में क्या? ऑल अदर इसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो भी फुलफिल होने चाहिए. ठीक है. सो सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या होगा? सेल एंड हायर परचेस क्या होगा? हायर परचेस. हायर परचेस सेल का आपको पता है ना, ओनरशिप ट्रांसफर होती है. सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली. हायर परचेस क्या है? जब तक आप पूरे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. और जब तक पूरे इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते तो वो इंस्टॉलमेंट क्या माने जाएंगे? रेंट. मतलब बीच में से ध्यान दो, आपको इंस्टॉलमेंट डिसाइड करके दी कि फॉर एग्जांपल हर महीने आपने 5,000 देने. ओके. और 2 साल तक ये पे किया तो आपको ये गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे, आपके नाम पे हो जाएंगे. तब तक तुम्हारे नाम पे नहीं. तो आपने 6 महीने के लिए पेमेंट किया, 5,000 5,000 5,000 5,000, 6 महीने के लिए पेमेंट किया. करेक्ट है. कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए. अभी उसने पैसे देने से आप आगे पैसे नहीं दे रहे तो क्या होगा? क्या होगा? वो गुड्स वापस ले लेगा. मतलब तब तक के लिए 2 साल तक ये क्या रहेगा? रेंटल. हायर. हायर का मतलब क्या है? रेंटल एग्रीमेंट. क्लियर. और एक बार पूरे पैसे पे कर दिए तो परचेस. आप परचेस कर लोगे, आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो इन बिटवीन आपने पेमेंट नहीं किया तो गुड्स वो छीन लेगा आपसे. सेल नहीं हुआ है. और अगर 2 साल तक पूरा पेमेंट किया गया तो 2 साल तक पूरा पेमेंट किया गया तो क्या? तो ये ओनरशिप क्या हो जाएगी? आपको ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है. पूरा पैसा दे दिया तो ओनरशिप मिल जाएगी. ठीक है. अब ये देखो फर्क बेसिकली क्या है सेल और एग्रीमेंट हायर परचेस में. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, हायर परचेस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई. तो बेसिकली अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई वहीं से तो चेंजेस स्टार्ट हो गए ना. दोनों में फर्क क्या है? पहला, सेल में कौन होता है? सेलर एंड बायर. हायर परचेस में कौन होता है? हायर परचेसर, हायर वेंडर. वेंडर मतलब सेलर. उसके बाद में क्या होता है? ओनरशिप सेल में क्या होती है? इमीडिएट ट्रांसफर. हायर परचेस में आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. उसके बाद में आगे क्या होगा? ठीक है. राइट्स क्या है? रिस्क किसके ऊपर होगी? सेल में रिस्क किसके ऊपर होगी? गुड्स की. बायर के ऊपर. ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना. और हायर परचेस में रिस्क किसके ऊपर है? वेंडर. वेंडर. सेलर नहीं बोलना है, वेंडर. वेंडर के ऊपर. क्लियर. समझ में आ गया. तो यहां पे देखो, possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installments. The property in the goods is to pass to such person on the payment of the last such installment. Such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes. Such person क्या कर सकता है? Right to terminate the agreement. Clear? Nonetheless, a sale has to be distinguished from hire purchase as their legal incidents are quite different. The main points of distinction between the sale and hire purchase are as follows. क्या फर्क है? बोलो. सेल में क्या होता है? इमीडिएट. अंडरलाइन करना. इमीडिएटली. हायर परचेस में क्या होता है? पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. पोजीशन. सेल में बायर कौन है? ओनर. और एग्रीमेंट टू हायर परचेस में क्या है? बेली. बेली याद है क्या? क्या था? हैविंग पोजीशन विदाउट ओनरशिप. ऐसा पर्सन जिसके पास पोजीशन तो है बट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप नहीं है. समझ आ गया? हैविंग पोजीशन विदाउट ओनरशिप. याद रखना बेली मतलब. अब ये देखो ना, मतलब परचेसर के पास से हमने पोजीशन तो दिया बट ओनरशिप कहां पे दी है? नहीं दी ना. लास्ट इंस्टॉलमेंट तक रुकेंगे. करेक्ट है. आगे, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी. टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या है? बायर कैनॉट टर्मिनेट.
एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नहीं, ठीक है। सेल हो गया ना एक बार, तो टर्मिनेट नहीं होगा। एक बार बेच दिया वापिस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सेल हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, टर्मिनेट नहीं हो सकता। हायर परचेस एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकती है, हाँ ना, यस हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सॉरी बर्डन का क्या, बर्डन ऑफ रिस्क बोलो, आपको तो पता ही है। सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ, इंसॉल्वेंसी की बात चल रही, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंट बन जाता है कौन, बायर, तो किसके ऊपर लॉस जाएगा, सेलर। सिंपल बात है, पैसे कहां पे मिलेंगे ना, ठीक है। और द ओनर टेक्स नो सच रिस्क, और ओनर तो लेगा नहीं ना रिस्क, क्यों, हायर परचेस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट बनता भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, गुड्स वापस ले लेंगे, समझ में आया। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स वापस नहीं ले सकते, बट किसमें गुड्स वापस ले सकते हैं, हायर परचेस में। आगे, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर एंड हायर परचेस में, अभी मैंने आपको बोला था जिसके पास वो होता है, वो रूल याद है ना, आपके पास वो है तो आप वो ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब सेल में बायर के पास क्या है, ओनरशिप, तो वो क्या ट्रांसफर कर सकता है, ओनरशिप। हायर परचेस में हायर परचेसर के पास ओनरशिप है क्या, नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं। इस वजह से यहां पे क्या लिखा गया, द हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल, टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप या प्रॉपर्टी, क्लियर। एंड रीसेल, बायर रीसेल कर सकता है क्या, बायर सेल में बायर रीसेल कर सकता है, यस ओनरशिप है ना, ओके। और हायर परचेस में रीसेल हो सकता है, नहीं, क्लियर। द हायर परचेसर कैन नॉट रीसेल। बेलमेंट, सेल एंड बेलमेंट, बेलमेंट मतलब क्या, ओके देखो एक एग्जांपल, आप गुड्स का पोजीशन देते हो टेम्पररी पीरियड के लिए और बाद में गुड्स वापस लोगे, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, मतलब कपड़े सिलवाने हैं, आपने कपड़ा ले लिया, आप किसके पास चले गए, टेलर, ओके। वो जो है मतलब क्या है कि टेलर के पास चले गए, टेलर वहां पे वो कपड़ा रख लेता है टेम्पररी पीरियड के लिए, वो कपड़ा उसको ही दे दिया क्या दान में, आहे, ठीक है, हाँ ये ले, मतलब वहां पे शादी या मतलब क्या है कि ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, हमने क्या किया, वो कपड़ा रख दिया, और वो कपड़ा हम कितने दिन बाद लेंगे, 7-8 दिन, 10 दिन, उन्होंने जितना टाइम बता दिया, 10 दिन बाद वो कपड़ा वापस लेंगे, मतलब टेम्पररी पोजीशन दिया। तो जब मैंने पोजीशन दिया विदाउट ओनरशिप, तो ये बेलमेंट कहा जाता है, बेलमेंट कहा जाता है, क्लियर, समझ में आ गया। बेलमेंट कब कहा जाता है, ओके, पोजीशन इज गिवन विदाउट ओनरशिप, टेम्पररीली विदाउट ओनरशिप, वो वापिस हम लेंगे। एग्जाम्पल उसका, और कोई एग्जाम्पल आपको, स्टिचिंग जैसा, सर्विसिंग के लिए बाइक डाल दी, टीवी रिपेयरिंग के लिए डाल दिया, तो उसमें हम टेम्पररी पीरियड के लिए देते हैं, वापिस लेते हैं। और क्या, हाँ मोबाइल का क्या, रिपेयरिंग, वही रिपेयरिंग का हो गया ना, और क्या बता सकते हो। बेलमेंट 2 टाइप की होती है, वन इज ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस, मतलब ऐसा कह सकते हैं फ्री में, मतलब हम पोजीशन तो दे रहे बट उसके बदले में कुछ वहां पे पैसे हो गया, लेन देन नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लियर, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपके घर पे एक डॉगी है, कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, ओके, मतलब आउट ऑफ लेट अस से सिटी, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, बाजू वाले को बोलते हो, अच्छी पहचान है उनको बोलते हो कि ये डॉग जो है वो आज के दिन आपके यहाँ पे रहने दो, बाय बाय। तो आपने क्या किया, ओके, वो चीज वहां पे रख दी, ठीक है, लेकिन उसमें पैसा लेन देन एक्सपेक्टेड है क्या, नहीं है, तो पैसा लेन देन एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी ये बेलमेंट हो गया, ठीक है, बेलमेंट हो गया, ओके। अभी उसी बीच ओके, वो जो कुत्ता है डॉगी, आपका डॉगी, प्यारा प्यारा डॉगी, मुन्ना 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 मुन्ना, हाँ वो डॉगी जो है, ओके, वो उस आदमी को काटता है जिसके घर पे रखा है, काट लिया उसने, उसे क्या पता मतलब क्या है कि ये अच्छा पर्सन है, कुछ वहां पे पता नहीं है, ठीक है, तो उसे काट लिया। अभी उसने काट लिया तो उसको बिल ऑब्वियसली खर्चा आता है, कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, अभी एक ही लेना पड़ता है ना, अभी 14 वो पुरानी बात है, अभी तो मतलब मुझे लगता है कि 2-3 लेने पड़ते हैं शायद से, ठीक है। तो उसका खर्चा आपने पे किया, उसका खर्चा आपने पे किया, अभी आपने उसे कंसिडरेशन दिया क्या, कंसिडरेशन कब कहते हैं,
एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट किया जाता है तो कंसिडरेशन है क्या? नहीं है, सिर्फ आपने उसे खर्चे वापस कर दिए। मतलब इसमें दो टाइप के बेलमेंट आते हैं, वन इज ग्रेटिशियस बेलमेंट और अनदर इज नॉन ग्रेटिशियस। ठीक है, नॉन ग्रेटिशियस मतलब क्या? ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पैसे की लेन देन होगी, कुछ कंसिडरेशन लिया जाएगा। ग्रेटिशियस मतलब क्या? वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज दी जाएगी, वापस ली जाएगी। जैसे कि दोस्त को बाइक चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, आपके पास बाइक है, उसको किसी वजह से बाइक चाहिए कल के दिन, ठीक है, कल के दिन उसे बाइक चाहिए, वो आपके पास आएगा, बोलेगा कि बाइक दे दे, ठीक है, तो आप दोगे? नहीं दोगे? इतना जलस? हाँ, मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। हाँ, तो दोगे या नहीं? दे दोगे बाइक, ठीक है, तो बाइक दोगे, ये पर्सनल चीज है, ठीक है, जितना जिसका बड़ा है दिल, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाइक देगा या नहीं देगा, ठीक है, तो बाइक देना नहीं देना ये आपकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। आगे आपके सामने बहुत संभल के बोलना पड़ता है, मतलब वो बाद में समझ में आता है कि हाँ नहीं ये वर्ड चाहिए वहां पे, ये वर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हाँ ध्यान देना, सभी ध्यान देना। अगर आप बाइक देते हो उससे, तो ये जो बाइक दी है वो क्या है? सेल या बेलमेंट? बेलमेंट, क्योंकि क्या दिया? पोजीशन, ओनरशिप दी क्या? नहीं, तो ये क्या है? सिर्फ बेलमेंट। समझ में आ गया? कोई डाउट? नो, पक्का, ठीक है। तो ऐसी केस में याद रखना, बेलमेंट दो टाइप के होते हैं। सेल में हमेशा कंसिडरेशन लगता है, चाहिए, लेकिन बेलमेंट में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। दोस्त ने पेट्रोल डाल दिया तो उसने कंसिडरेशन दिया क्या? नहीं, उसने सिर्फ उसके जो खर्चे हैं ना वो रिम्बर्स कर दिया। यहां पे देखना, सेल मतलब क्या? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। बेलमेंट में क्या होता है? देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू द बेली। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में क्या होता है? रिटर्न ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। और बेलमेंट में बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पज फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड। पर्पज कंप्लीट होने के बाद में गुड्स वापस किए जाएंगे। और कंसिडरेशन सेल में होता है क्या? यस, प्राइस होती है। कंसिडरेशन बेलमेंट में क्या होता है? मे बी ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस मतलब क्या? वहां पर लिख देना फ्री, अपनी मर्जी से दे दिया, कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। और नॉन ग्रेटिशियस मतलब क्या? नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेटिशियस मतलब क्या? मर्जी से दिया, विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिया, फ्री में लेन देन हो रहा है, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन लेन देन नहीं होने वाला। समझ आ गया? क्लियर? एंड लास्ट वन, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price. But where no goods are sold and there is only the doing of rendering of some work of labor, then contract is only work and labor. मतलब क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स नहीं है, क्या है बेसिकली? अंडरलाइन करना, देयर इज ओनली द डूइंग एंड रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर। सिर्फ वो कुछ काम करके देना है। मतलब सिंपल बात है ना कि आप क्या करते हो कि कोई आपके पास मटेरियल है, ठीक है, वो किसी पर्सन के पास देते हो, कहते हो कि इसे बना के दे दो, ठीक है। फर्नीचर का भी वहाँ पे हो सकता है कि हम मटेरियल सप्लाई कर देंगे, वो क्या करेंगे? बना के दे देंगे। तो वहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क कहा जाता है, वर्क एंड लेबर। वो लेबर यूज करेंगे, हम सभी गुड्स सप्लाई कर देंगे। समझ आ गया? कोई डाउट है? पक्का? हायर परचेस वर्क समझ में आ गया? बेलमेंट भूलोगे नहीं? पक्का याद रहेगा? हाँ बोलो, कुछ डाउट पूछ रहे हो ना? नहीं? ओके, ठीक है, मुझे लगा डाउट पूछ रहे हो कुछ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? ये सोचने वाली बात नहीं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एनालिसिस में देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स। ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, क्लियर? मतलब देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल। पैसे आज दे दो, गुड्स बाद में देंगे, ठीक है। पैसे गुड्स अभी दे दो, पैसे बाद में दे देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। डिलीवरी इमीडिएट दी जाएगी, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, डिलीवरी बाद में दी जाएगी, फ्यूचर डेट पे, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं। लिमिट्स क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी हो तो गुड्स क्या होनी चाहिए, सिलेक्टेड। क्लियर? तो देखो क्या क्या है, इमीडिएट डिलीवरी, यस, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों भी चल सकता है। डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, ओके, एंड डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। क्लियर? तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। तो उसमें क्या होता है, गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, वही बोला ना, गुड्स। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, मेन पॉइंट। देखो मेन पॉइंट क्या है, गुड्स एंड इट्स ट्रांसफर ऑफ इट्स ओनरशिप। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो मेनली यहां पे क्या है, लिख देना शॉर्ट में, गुड्स, गुड्स अंडरलाइन करना, गुड्स मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स, वहां पे लिखा हुआ है ओन, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। समझ आ गया? कोई डाउट है? अभी गुड्स पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, पोजीशनिंग, पोजीशमेंट ऑफ गुड्स खराब हो जाता है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उसे हम पोजीश हो गए ऐसा कहते हैं। मार्केट में वो बेचा नहीं जा सकता नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, तो उसे हम बोलते हैं पोजीश हो गए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने एक गोडाउन में शुगर रखी थी, शुगर, ठीक है, वहां पे बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के बाद में पानी गोडाउन के अंदर घुस गया और वो शुगर का शरबत हो गया, है ना, शुगर का शरबत हो गया। अभी वो शरबत कितने में बेचा जाएगा, ऐसा ब्राउन ब्राउन शरबत, ब्राउन ही होगा ना, मतलब वो बाढ़ का पानी आया, ठीक है, तो उसमें शुगर मिक्स हो गई, तो पानी जो है वो मीठा हो गया, ठीक है, ब्राउन कलर का शरबत कितने में बेचा जाएगा, होगा 0, ठीक है, मतलब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। तो ऐसे केस में क्या हो गया, गुड्स पेरिश हो गया, ऐसा कहा जाएगा। समझ आ गया, गुड्स पेरिश हो गया। मतलब दिखने में वो पानी चाय जैसा दिखाई देगा, चाय जैसा ही दिखता है ना, मतलब आपने देखा ना बारिश में जो गड्ढा होता है, गड्ढे में पानी जमा होता है ब्राउन कलर का, वो देखने से चाय दिखाई देता है, ठीक है। अरे क्या गलत क्या बोला, वही है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो ऐसे केस में क्या हो गया, where there is contract for sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract। अंडरलाइन करना क्या है, perished or become so damaged as no longer to answer to their description contract। मतलब जो बताया था वैसा रहा ही नहीं गुड्स, डिस्क्रिप्शन जो दिया था ऐसा गुड्स रहा ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पेरिश हो गया, ठीक है। और वो अगर सेल होने से पहले पेरिश हो गया तो क्या, सेल होने से पहले पेरिश हो गया मतलब एग्रीमेंट टू सेल था, रिस्क किसके ऊपर है, सेलर, और सेल होने के बाद में पेरिश हो गया तो बाय। ओके, सेल हो गया ओनरशिप बाय के पास चली गई, और बाद में ध्यान दो, सेल हो गया ओनरशिप किसके पास चली गई, बाय के पास, ओनरशिप किसके पास चली गई, बाय के पास, ठीक है, समझ आ गया, बाय के पास चली गई, ठीक है, लेकिन सेलर के डिले की वजह से पेरिश हो गया, वेजिटेबल लेट भेजा, तो उस केस में क्या है, बायर सेलर के ऊपर केस कर सकता है, डैमेजेस दे सकता है, करेक्ट है, समझ आ गया। तो ऑब्वियसली ओनरशिप किसके पास है, उसी को रिस्क फॉलो कर, मतलब उसी को रिस्क लेनी पड़ेगी, बट थिंग इज दैट एट द सेम टाइम एक बात याद रखनी है, कौन सी कि जिसके नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहां पे अंडरलाइन करना, वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर की कोई गलती नहीं, ठीक है, और बाय पेरिश और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। अंडरलाइन करना मतलब नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन जैसा दिया था वैसे गुड्स अभी है ही नहीं, ठीक है, तो क्या
इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर द एग्रीमेंट देयरबाय अवॉइडेड। किसके ऊपर है? एग्रीमेंट टू सेल है। बराबर, गुड्स पेश हो गए तो क्या हो गया? किसका लॉस है? सेलर। बराबर, मतलब वो गुड्स ही बचे नहीं तो बेचेंगे क्या? समझा गया? गुड्स ही खराब हो गए ना, और सेल होने के बाद में पेश हो गए तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल तो हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर से एग्रीमेंट टू सेल है और गुड्स पेश हो गए तो सेलर, ठीक है। और सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बायर। लेकिन सेलर की नेग्लिजेंस की वजह से हो गया तो सेलर। बराबर, एग्रीमेंट टू सेल है तो हम गुड्स पेश हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो, क्योंकि गुड्स जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया ना। करेक्ट है? कोई डाउट है यहां तक? नो, ठीक है। चलो बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी कोई डाउट है? समझा अच्छे से? व्हाट इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बाद में हायर परचेज, बेलमेंट, ओके, और क्या कह सकते हैं? इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, बाद में हो सकती है, पैसे और डिलीवरी साथ में, ये सभी वहां पे क्या है कि हमने अभी देखा। क्लियर? कोई डाउट? ओके, चलो बाय।